हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन गजबी। आप सभी लोगों को एमपीपीएससी की निःशुल्क प्रिपरेशन के लिए जो संविधान पढ़ा रहा था उसका अगला टॉपिक जो है वह है अनुसूचियाँ। हमने इससे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक मिस्टेक हो गई थी, वो थी ये कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसको जरा करेक्ट कर लेंगे आप। आज हम देखेंगे अनुसूचियां। मूल संविधान का जब निर्माण हुआ था तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, किंतु जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें जो प्रथम संशोधन हुआ था, प्रथम संशोधन के पश्चात 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची थी भूमि अधिग्रहण कानून। इस प्रकार से धीरे धीरे कर वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 रह गई है। आइए देखते हैं कि 12 अनुसूचियां किस प्रकार से है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में अनुसूचियां इसलिए लिखा है ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें और यह लंबे समय तक आपको ध्यान रहे, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से आप परेशानी का सामना न कर पाए और अनुसूचियों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे गलत ना होने पाए। इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में अनुसूचियों को बताया है। आइए देखते हैं अनुसूचियां। अनुसूची, प्रथम अनुसूची कहती है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत जब स्वतंत्र हुआ और भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय भारत में जितने राज्यों का निर्माण किया गया उन और जो राज्य स्वेच्छा से भारत के अधीन आ गए उन राज्यों के विषय में प्रावधान पहली अनुसूची में बताए गए हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि प्रथम अनुसूची में क्या उल्लेखित है। हमें इतना ही याद रखना है, कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं, ये सभी आप जानते हैं, लेकिन 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में पहली अनुसूची में उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों के विषय में उल्लेख किया गया। अब किन के वेतन और भत्तों के विषय में उल्लेख किया? राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, भारत के उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और विधान परिषद के अध्यक्षों उपाध्यक्षों के वेतन के विषय में प्रावधान भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में किए गए हैं। तीसरी अनुसूची में उपरोक्त दिए गए पदाधिकारियों या जिनका हमने उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया है, उन्हीं पदाधिकारियों के शपथ, पद की गोपनीयता की शपथ के विषय में उल्लेख किया गया है। अब पद की गोपनीयता की शपथ क्या होती है? पद की गोपनीयता की शपथ वह होती है जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो वह, मैं उन व्यक्तियों के विषय में चर्चा कर रहा हूं जो यहां पर दिए गए हैं। और द्वितीय अनुसूची में कौन कौन से व्यक्तियों के विषय में? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, इन सभी व्यक्तियों को उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन इशुओं को मद्देनजर रखते हुए उनको उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि वह प्रत्येक कार्य गोपनीयता के साथ करे, ताकि भारत की सुरक्षा में कोई भी बाहरी व्यक्ति सेंध न लगा पाए। इस उद्देश्य से उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के विषय में चर्चा की गई है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन के, जैसे हम लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए 11 सीटें नामित की गई हैं। अब इसी प्रकार से 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में
राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है और वही सीटें कुल मिलाकर 238 सीट होती है। राज्यसभा सीटों की अधिकतम संख्या 250 होती है, लेकिन उसमें भी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसलिए 238 जो निर्वाचित सीटें हैं इन राज्यों से चुनकर आती है, जो प्रथम अनुसूची में उल्लेखित है। 5वीं अनुसूची देखते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रावधान। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या का बाहुल्य अधिक होता है और वह समाज की मुख्य धारा से आकर नहीं जुड़ पाते, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से लाकर जोड़ने का प्रयास 5वीं अनुसूची के माध्यम से किया गया है, ताकि वे व्यक्ति स्वयं का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का पोषण कर सके, उनके शिक्षण की व्यवस्था कर सके और समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रावधान बताए गए हैं। 6वीं अनुसूची कहती है असम मेघालय त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रावधान। यह वह क्षेत्र है जो अत्यंत पिछड़े हुए हैं, इन्हें भी समाज आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक हर दृष्टिकोण से पिछड़ा होने के कारण इस अनुसूची में इन क्षेत्रों को रखा गया है जो हर क्षेत्र में पीछे थे। और इसलिए इनको रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि इनको समाज की मुख्य धारा से लाकर जोड़ना है और इनका विकास करना है, क्योंकि यह क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां पर अधिकांश जनजातियां निवास करती है और इन जनजातियों के विकास को मद्देनजर रखते हुए 6वीं अनुसूची में इनको स्थान दिया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वह सूची होती है जिनके विषय के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची वह सूची होती है जिसमें उल्लेखित विषय के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन समवर्ती सूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून का निर्माण करते हैं, लेकिन जब कभी टकराव या उनमें विभेद की स्थिति या यूं कहे कि उनमें विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, उस परिस्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही अंतिम और सर्वमान्य माना जाता है। नेक्स्ट अनुसूची है 8वीं अनुसूची। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत अपने भीतर विभिन्न धर्म संप्रदाय संस्कृतियों को समेटे हुए है, तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं होती है। उन भाषाओं को स्थान 8वीं अनुसूची में दिया गया है। भाषाओं की संख्या 22 है। 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण कानून। देखिए, मूल संविधान में अब तक 8 अनुसूचियां थी जो हमने अभी देखी, लेकिन यहां पर संशोधन के पश्चात, संविधान में संशोधन के पश्चात भूमि अधिग्रहण कानून को जोड़ा गया। भूमि अधिग्रहण कानून वह कानून था जिसके विरुद्ध न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं होती थी। क्या हुआ था कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो सार्वजनिक उपक्रमों को लगाने के लिए भूमि की आवश्यकता थी। अब सरकार, सारी जमीन तो वैसे सरकार की है, लेकिन जो व्यक्तियों की जमीन थी उनसे सार्वजनिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए भूमि लेना आवश्यक था। तो एक नियत राशि तय कर दी जाती थी और उनसे भूमि अधिग्रहित कर ली जाती थी, उसके एवज में एक नियत राशि दे दी जाती थी। लेकिन 1975 में उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया। उस निर्णय में यह निर्धारित किया गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस अनुसूची के विरुद्ध सुनवाई की जा सकती है, क्योंकि यह अनुसूची किसी प्रकार से भी संविधान का अतिक्रमण नहीं करने को ना। 2007 में इसमें पुनः संशोधन हुआ। 2007 में संशोधन होने के पश्चात यह बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति की भूमि अधिग्रहित की जाती है, तो यदि नगरीय क्षेत्र है तो भूमि के वर्तमान मूल्य का दुगना और
व्यक्ति की 80% सहमति, और यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो भूमि मूल्य का 4 गुना और व्यक्ति की 80% सहमति आवश्यक है। अब भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार कर दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति दल बदल चुनाव में निर्वाचित होने के पश्चात नहीं कर सकता। एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि आप इसके पश्चात दल बदल कर सकते हैं। यदि वह निर्वाचन होने के उपरांत दल बदल करता है, उस परिस्थिति में उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाएगा और पुनः निर्वाचन में हिस्सा लेना होगा। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था के विषय में उल्लेखित करती है। देखिए, महात्मा गांधी का स्वप्न था भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लाना, क्योंकि उनका ऐसा सोचना था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है और प्रशासनिक दृष्टिकोण की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए सरदार स्वर्ण सिंह समिति बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्थाओं को 73वें संविधान 1993 के माध्यम से 11वीं अनुसूची में इसको स्थान दिया गया है। इसमें 29 विषय पंचायतों को प्रदान किए गए हैं, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतें ग्रामों का विकास कर सकती हैं। 12वीं अनुसूची में नगर निगम नगर पंचायतों के विषय में प्रावधान किए गए हैं। नगर निगम और नगर पंचायतों के विषय में प्रावधान 74वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से इस 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। और इसमें ऐसे 18 विषय दिए गए हैं जिनके माध्यम से नगरीय प्रशासन कार्यान्वित होता है। यह थी साथियों आपकी अनुसूचियां। किसी भी प्रकार का डाउट आप में नहीं होना चाहिए। याद रखिए, इसको सबसे फास्ट याद रखने का तरीका ऐसा है कि पहले में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में वेतन और भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वें में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रावधान, 6वीं में असम मेघालय त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के विषय में प्रावधान, 7वीं में अनुसूचियां, 8वीं में भाषाएं, 9वीं में भूमि अधिग्रहण कानून, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था है और 12वीं नगर। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। आगे भी MPPSC की निःशुल्क तैयारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल श्यामलाल चौधरी के YouTube चैनल से। धन्यवाद।